क्या आपको लगता है सिर्फ एक आदमी अन्नामलाई जैसा शख्स आता है और वो इस पूरे इतने लंबी राजनीति को उलट सकता है? लगता है आपको उसका कनेक्ट है? मैं दो तरह का बदल आंसर बता देता हूँ। एक छोटा सा आपका प्रश्न का आंसर ये है कि यस, जरूर होगा। मैं अ, उसका लॉन्ग वर्जन ऑफ आंसर यही है। आप देखिए, पूरा तमिलनाडु में रीजनल पार्टीज जो डीएमके है या एआईडीएमके है, आप ठीक बता रहे थे 1962 के बाद ये लोग हिंदी ऑपरेशन या एंटी हिंदी एजिटेशन के वजह से, या नया तमिलनाडु या सेपरेट द्राविड़ नाड बताने का कोशिश में ये लोग के साथ एक नेगेटिव कैंपेन करते रहते हैं कि देश का पार्टी जो है या राज्य का पार्टी है तमिलनाडु का विरोध है, तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं करते हैं। और इनका डबल गेमिंग हो जाता था। जब यूनियन गवर्नमेंट में होते हैं एक बात करते हैं, या जब स्टेट में अकेले होते हैं उस टाइम एक बात करते हैं, या कैंपेन के टाइम एक बात करते हैं। आप सोचो नीट कितना अच्छा चीज है पूरा देश के लिए। हर मेडिसिन पढ़ने वाला स्टूडेंट या पढ़ने का कोशिश करने वाला स्टूडेंट एक ही एंट्रेंस एग्जाम लिखना है। बट यहाँ पे डीएमके ये सोचता है कि स्टूडेंट्स को ये जरूरत नहीं है, यहाँ का मैनेजमेंट कोटा अलग से होना चाहिए और उनका अलग से एग्जाम्स होना चाहिए। ये सारा सोच है इनका। अभी ये उनका डबल माइंड और डबल गेम को लोग देखने लगे। और आप अन्नामलाई का बात कर रहे थे, अन्नामलाई का वो अंग्रेजी में बताता है ब्रीदिंग फ्रेश एयर। अन्नामलाई भाजपा में वो वाला लीडर है यंग जनरेशन के लिए। जब हम तमिलनाडु में देखते हैं यहाँ का रीजनल लीडर्स का इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल हो गया। डीएमके का हर लीडर का आप सोचिए उनका इंटेग्रिटी इज क्वेश्चनेबल। करप्शन केस में दो मंत्री थे उनका अभी जेल में है। एक मंत्री रिजाइन करना पड़ा और एक मंत्री हैड टू लूज हिज पोजीशन बिकॉज ही वाज कन्विक्टेड करप्शन चार्जेस में। वैसा ये पार्टी है जो करप्ट है और उनका हिस्ट्री हमको पता है। 2G में पता है, एम्बुलेंस वाला इश्यूज में पता है, लैंड ग्रैबिंग में पता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में पता है। इस सारा चीज में इनका करप्शन स्कैंडल्स हमको पता है। और ये आईपीएस ऑफिसर, यंग आईपीएस ऑफिसर यहाँ का यूथ लोग के लिए देखते हुए उनका इंटेग्रिटी के साथ, जो खाली प्रधानमंत्री का सोच नहीं यहाँ का लोग का सोच दोनों मिला के, लोग का सोच यही है, इसको मैं ट्रांसलेट करके दिल्ली तक लेके जाना चाहता हूं। और दिल्ली का मैसेज जो क्या है वो मैसेज मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूं। इसका काम कर रहे हैं। और बदलाव ये भी आया है 1962 से आज तक। आप देखें जो भी राज्य पार्टीज का लीडर्स है, इतना सारा लोग को जाके मिले नहीं। आप बोल रहे थे कि एन मन एन मक्कल यात्रा, यात्रा का सोच ये था कि वो जाके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली डिस्ट्रिक्ट में, 239 असेंबली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो लोग से मिलेंगे और केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट्स जो है लोग को लेकर आना चाहते हैं, लोग के लिए डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स है उनका, क्या बोलते हैं, उनका अच्छे दिन के लिए एक प्रोजेक्ट है, ये सारा कैसे लेकर आएंगे। और प्रधानमंत्री विकसित भारत का बात करते हैं, विकसित भारत का बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, और विकसित भारत में तमिलनाडु का लोग को क्या मिलेगा। और यहाँ का डीएमके का लोग का नेगेटिव कैंपेनिंग के वजह से वो विकसित भारत का सोच कितना पीछे चल रहा है, ये सारा चीज उन्होंने सीधा लोग के साथ लेके गए। दिस बिकेम अ रिफ्रेशिंग फैक्टर। और यहाँ का यंग जनरेशन देखना चाहते हैं इंटेग्रिटी के साथ एक आदमी आएगा हमारे लिए गवर्न करने के लिए, हमारे साथ गवर्न करेगा। आपने अन्नामलाई का इंटरव्यू देखे होंगे आईआईटी मद्रास में या और कुछ न्यूज चैनल्स में। फ्रैंकली बात करते हैं, पॉलिटिशियन के जैसा ये नहीं बोलते हैं कि मैं काली सर्विस करने के लिए आया हूं, मैं आऊंगा जीतूंगा और लोग के लिए काम करूंगा। बोलते हैं जीत और हार पॉलिटिक्स में होता है, मैं हर बार सीख रहा हूं और सीख रहा हूं किस कारण के लिए, लोग को सर्विस करने के लिए। जो भी होगा मैं हार रहा हूं या जीत रहा हूं, मैं लोग को सर्विस करते रहूंगा। और ये शब्द हम नया लीडर और यंग जनरेशन लीडर्स पॉलिटिक्स में देख लिए, कांग्रेस में राहुल गांधी है या तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन है, इन लोग से हम सुनते नहीं, उनका सीधा बात सुनते नहीं। और यहाँ पे ये रिफ्रेशिंग लीडर नया है, लोग को बहुत अच्छा है, इनको चीफ मिनिस्टर का सीट में बिठाना है। अभी पार्लियामेंट का लोकसभा के लिए लड़ेंगे, जरूर जीत जाएंगे। या हमारा सोच ये है कि अण्णामलाई जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तमिलनाडु का, और तमिलनाडु का विचारधारा बदलेंगे, तमिलनाडु का सोच बदलेंगे और तमिलनाडु का फ्यूचर बदलेंगे। जी। यासिर, क्या आप जो है तमाम दक्षिण राज्यों में घूमते हैं, भारत के इस हिस्से में पूरा राजनीति को देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो 30 सीट है पिछली बार की उनको आगे बढ़ा रही है, या बीजेपी की ये हवा हर बार की तरह ऐसा ही होगा कि आपके वोट बढ़ जाएंगे और सीट गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं, नहीं, देखिए इस बार वोट भी बढ़ जाएँगे और सीटें भी बढ़ जाएँगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन की शुरुआत की है, आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से वो दक्षिण भारत में है। इसकी वजह ख़ास है, 2 चीज़ें हैं इसमें। अगर हम पहले 2 राज्यों की बात करें जहाँ पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कर्नाटक की हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पहले से ही बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में बीजेपी को इस बार लगता है कि वो बीआरएस की जगह ले सकती है, क्योंकि बीआरएस कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस पावर में आ गई है, विपक्ष नहीं है। ऐसे में जो है लोग अब बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है असेंबली इलेक्शंस में भी किस तरह से लोग बीजेपी के तरफ गए हैं। और अब बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में भी बीआरएस जो है ख़त्म हो जाएगी और बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। और अगर 17 सीटें हैं, 17 में से कम 10 सीटें जो है बीजेपी को लगता है कि उनको मिल सकती हैं। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी जो है तेलंगाना में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। फिर बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में भी जो है टीडीपी के साथ अलायंस कर लिया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जगन रेड्डी की जो एसआरसीपी है, अब वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है, काफ़ी टाइम से वो वहाँ पे है। कहीं ना कहीं मौका है टीडीपी के साथ आगे बढ़ने का, और कोalition जो होगी तो वहाँ पे सीटें ज़्यादा मिलेंगी और उसका फ़ायदा जो एनडीए का है वो मिल जाएगा। और 400 पार जो लगातार नारा लगाया जा रहा है वो सहयोगियों के साथ है, और एनडीए में जब टीडीपी आती है तो कहीं ना कहीं सीटें जो है ज़्यादा मिलेंगी बीजेपी को वहाँ पर। फिर पहुँचते हैं तमिलनाडु की, जैसे कि रामस्वामी जी कह रहे थे कि वहाँ पर भी जो है इस बार लोग आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं, अगर 2 से 3 सीटें भी बीजेपी को मिल जाती है वहाँ पे, तो उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ा गेन है वहाँ पे, क्योंकि हमने देखा है अभी तक जो है एक ही सीट जो है बीजेपी ने जीती है तमिलनाडु में, और अगर वो 2 से 3 सीटें इस बार जीती है तो फ़ायदा उनका ही होगा। और जिस तरह से एक कनेक्ट अनामलई बना रहा है तमिलनाडु और बीजेपी आला कमान के बीच, क्योंकि हमेशा देखा जा रहा था कि वो कनेक्ट नहीं बन पा रहा है लोगों और बीजेपी आला कमान के बीच में। अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, जब वो आते थे वहाँ पर रैलीज में संबोधित करते थे तो वो कनेक्ट नहीं डेवलप होता था, लेकिन अनामलई ने उस गैप को जो है फिल कर दिया है। अब लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाती है, और प्रधानमंत्री जब खुद वहाँ पे आते हैं, शुरुआत चुनावी प्रचार की जो है तमिलनाडु से हो रही है, तो विश्वास आ रहा है लोगों में कि नहीं, हमारी बात भी सुनी जा रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ रैलीज में भीड़ ज़्यादा हो रही है बीजेपी की रैलीज में। युवा की अगर हम बात करें, खासकर युवा बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं अनामलई जो है एक ऑनेस्ट है, ऑफिसर रह चुके हैं, एक और ऑनेस्ट नेता भी रहेंगे, और उनकी बात मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे। क्योंकि अगर हम तमिलनाडु की बात करें, वहाँ हमने देखा है जयललिता जब थी पावर में, या करुणानिधि जब पावर में था, तो किसी की बात सुनी नहीं जाती थी, जो वो करना चाहते थे वही होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों में ये विश्वास आने लगा है कि अनामलई उनकी बात सुनेगा, तो वहाँ पर भी बीजेपी को फ़ायदा नज़र आता दिख रहा है। केरला की बात कर रहे हैं, केरला में जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि कम से कम 1 या 2 सीटें मिलें। हमने देखा 2 केंद्रीय मंत्रियों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजीव चंद्रशेखर को जो है त्रिवेंद्रम से चुनावी मैदान में उतारा गया है शशि थरूर के खिलाफ। एक इंटेलेक्चुअल फाइट माना जाता है, दोनों जो है पढ़े लिखे नेता है, वोटर्स पढ़े लिखे, वहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल फाइट के तौर पर देखा जाता है। वहीं पतनमतिट्टा में हमने देखा AK एंथनी को के बेटे को लाया जा रहा है, बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जो है लगातार बीजेपी कर रही है कि दक्षिण के राज्यों से इस बार जो सीटों का आंकड़ा हो 40 से ऊपर हो जाए कम से कम। और फिर हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में हमने देखा पिछली बार 25 सीटें जो है बीजेपी ने हासिल की थी, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उन जिनको बीजेपी समर्थन कर रही थी, वो भी जीत गए थे। तो कुल मिलाकर 26 सीटें थी। बीजेपी और जेडीएस और कांग्रेस के पास एक सीट थी। लेकिन इस बार जो है थोड़ा से हालात बदल गए। हमने पिछले बार देखा जब विधानसभा चुनाव हुए तो राजनीति किस तरह से बदली, कांग्रेस किस तरह से पावर में आई। उसके बाद हमने देखा विधान परिषद की 1 सीट के लिए चुनाव हुआ था, उसके बाद राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो यही वजह है कि बीजेपी थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो रही है। उन्होंने जो है अभी तक सिर्फ 20 सीटों के लिए ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वो देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ अभी तक जो है 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का जो ऐलान किया है। तो बीजेपी यहाँ पर थोड़ा कदम फूक पे रख रही है, पूरी तरह से देखना चाहती है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसके हिसाब से ही जो है फिर बीजेपी जो है आगे
की रणनीति बनाएगी। साथ ही साथ जेडीएस के साथ उन्होंने यहाँ पे कोलिशन किया है ताकि जो वोकलिगा समुदाय का वोट है वो उनकी तरफ से आ जाए। बीवाई विजेंद्रा को उन्होंने जो है प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है, तो लिंगायत समुदाय उनके साथ है। तो इन कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि वो एक बार फिर से 20 से ज़्यादा सीटें दक्षिण कर्नाटक में हासिल कर सकती है और दक्षिण भारत में जो है उनका अनुमान है कि 40 से ज़्यादा सीटें इस बार उन्हें मिल सकती है। जी, हमारे साथ जुड़ गए अभय जी। अभय जी बहुत ही दिलचस्प डाटा के साथ आते हैं। अभय जी, क्या लगता है कि केरल में, चूंकि अभी तक अगर हम लोग बीजेपी की स्ट्रेटजी पर गौर करते हैं तो पिछली बार 9 सीटें ऐसी थी जिसमें वो 10% से ज़्यादा वोट शेयर था और उनमें से 4 ऐसी थी जो 15% से ऊपर था। और बड़ी अलग स्ट्रेटजी है, मतलब मैं उनकी स्ट्रेटजी को जब गौर करता हूं तो वो देखते हैं कि एक लीडर को तैयार करते हैं, एक सीट पर जब वो अच्छा वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको आगे बढ़ा देते हैं, यानी झंडा और डंडा उसकी पहचान होती चली जाए, पार्टी की पहचान हो। फिर वो अगली सीट पर बेहतर करते हैं तो उससे अगली सीट पर भेज देते हैं उनको और नए कैंडिडेट लाते हैं। तो केरल में इस बार जो है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर वोट शेयर लेना चाहती है, अगर बीजेपी जीतना चाहती है तो उसको सीपीएम काडर जो लेफ्ट का काडर है उसके वोट चाहिए या कांग्रेस के वोट? उसके लिए कौन सा वोट आसान है? देखिए पुनीर साहब, सबसे तो पहले थोड़ा देर से जुड़ा इसलिए माफी चाहता हूं और क्या बातें हुई मैं ठीक से सुन नहीं सका, लेकिन मैं चाहूंगा केरला के बाद आप उसे थोड़ा साउथ की पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। देखिए, जहां तक बात है आपने केरला की बात की, तो देखिए केरला के पॉलिटिक्स पे इस पर काफी परिवर्तन का माहौल है। केरला का इलेक्शन अभी जो हो रहा है, अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, केरला के पॉलिटिक्स की वर्तमान में जो स्थिति है वो पहले से काफी बदली हुई है। कैसे बदली हुई है? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि 1982 के बाद वह एलडीएफ और यूडीएफ रोटेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हुआ कि 5 साल इनकी सरकार रहेगी, 5 साल उनकी सरकार रहेगी। लेकिन पहली बार 2021 में हुआ है कि एलडीएफ की सरकार कंटिन्यू की है और कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। और यह तब हुआ है जब राहुल गांधी वहां से वायनाड से सांसद हुए हैं, उसके बाद यह क्रम टूटा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। तो वहां की जो वस्तु स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वोटर्स इस बार बीजेपी को वोट कर सकते हैं या पार्टी बदल के दूसरे को वोट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति वहां पर नाजुक है। कम से कम आप अगर विधानसभा जो 2021 में हुआ है, वहां पर कांग्रेस पार्टी 93 सीट लड़के 21 सीट जीती है। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वहां विधानसभा का चुनाव हुआ तो 93 सीट लड़ करके 21 सीट जीती और आईयूएमएल ने 25 सीट लड़ करके 15 सीट जीता। तो समझ जाइए कि वहां पर 93 सीट पर लड़के 21 और 25 वाला एक 15 सीट जीत रहा है। मतलब कि वहां कांग्रेस की स्थिति नाजुक है। तो मतलब कांग्रेस के बहुत बड़े वोट का एक चंक हो सकता है जो कि अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ आ सकता है। उसके बाद एक दूसरी बात है कि इस बार एक वहां के राजनीति में नजर आया है कि वहां तिरुवनंतपुरम के एमपी है शशि थरूर। शशि थरूर ने एक कांग्रेस के कल्चर के खिलाफ काम किया है। उन्होंने गांधी परिवार के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके खिलाफ इन्होंने चैलेंज किया है। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज नहीं किया था, इन्होंने कांग्रेस गांधी परिवार को चैलेंज किया था। और गांधी परिवार को चैलेंज करने के बाद क्या हुआ कि तिरुवनंतपुरम सीट पर मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत भी हो सकता है, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी का एक सेक्शन उनको हराने का प्रयास करेगा। क्यों हराने का प्रयास करेगा? इसलिए कि वो आने वाले समय में भी सोनिया गांधी गांधी परिवार को चैलेंज कर सकते हैं जैसे उन्होंने अभी किया है। तो एक सेक्शन ऑफ कांग्रेस काडर्स, कांग्रेस वोटर्स तिरुवनंतपुरम का और केरला का हो सकता है तो तिरुवनंतपुरम का काडर जाए उनको हराने के लिए या उनके पक्ष में काम न करे, कुछ भी कर सकता है, टेक्निकल वोटिंग कर सकता है। और पूरे केरल को अगर आप उठा के देखें तो यूडीएफ या कांग्रेस के वोटर्स हो सकता है कि अपने पार्टी छोड़ करके कुछ दूसरे तरफ वोट करेंगे। और बीजेपी पिछले चुनाव में 4 से 5 सीटें ऐसी है जहां पर कि लगभग 3 लाख वोट लाया है, कंफर्टेबल वोट लाया है। भले चुनाव नहीं जीत पाया लेकिन अच्छा वोट लाया था। और केरला के बारे में अंतिम लाइन आपसे बताता चलूंगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, उसने नॉर्थ ईस्ट को पूरा पार्ट दिया था, पूरा अपने पक्ष में कर लिया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहां की पार्टी बना दिया, वेस्ट बंगाल में कर लिया। लेकिन अभी भी एक इलाका है जो उनके इससे बाहर है, वह है केरल और तमिलनाडु बॉर्डरलेस। केरल में अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो केरल में कम से कम पार्टी का ओपनिंग करावे, केरल में भी पार्टी का एंट्री करावे, जो कि वो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और होता हुआ दिख भी रहा है।
जी पुनीर साहब। जी देखिए, अगर हम लोग देखते हैं त्रिशूर में गोपी को पिछली बार जो है, और इस बार चूंकि मैं रामास्वामी जी की बात को केरल में भी देखने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कनेक्ट किया है, यानी जो उनके दौरे हैं तमिलनाडु, उसने वहां की जनता के मिजाज को बदलने में बड़ी भूमिका अदा की। तो अगर हम उसको केरल पे अप्लाई करके देखते हैं तो 5 दौरे अभी तक 1 साल में प्रधानमंत्री वहां कर चुके हैं। और इस बार के अपने चुनावी अभियान की शुरुआत वोटिंग जब डेट अनाउंस हुई उससे पहले उन्होंने त्रिशूर में महिला शक्ति के लिए की, मतलब महिला शक्ति के नाम से जो रैली की, जिसमें भारी भीड़ महिलाओं की शामिल हुई, उस त्रिशूर में सुरेश गोपी लगभग 28% वोटरों के साथ पिछली बार थे। इसके साथ साथ एक दूसरी सीट जिसको तिरुवनंतपुरम में वो 31% वोट शेयर था। ये जो पथाना मथिट्टा वाली सीट है, इस पर भी 28.97 और अंट्रीगल सीट पर भी पार्टी को 24% से ज्यादा वोट थे। यानी पार्टी उस ताकत में दिख रही है इन सीटों पर जहां वो वोट बिल्कुल जीत के करीब है, अगर उसको कुछ ताकत मिलती है। और इस बार उन्होंने स्पेशली अनिल एंटनी इस किले के एक और इस हमलावर सेना जो जीत के लिए राजनीतिक हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो एक अपनी तैयार की है पूरी एक पॉलिटिकल आर्मी, उसमें अनिल एंटनी वहां एक नया चेहरा है। और जो क्रिश्चियन वोटर्स है उसको ये यकीन दिला रहे हैं, उस पूरे गणित में बीजेपी अपने आप को ज्यादा मुफीद पाती है जब वो इनके साथ जुड़ के एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो ये भी बताना चाह रही है कि हम लोगों को जो कोई एक रिलेशन को लेकर, रिलीजन को लेकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें या कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें अनिल एंटनी उनके इसमें एक नई कड़ी होंगे। और साथ ही के करुणाकरण की बेटी भी उस यात्रा में शामिल हुई है जो नई पार्टी है। लेकिन इसी तरह से अब हम वापस जाएंगे तमिलनाडु में। रामास्वामी जी, अगर आपने देखा होगा कि एक 15 पूर्व एमएलए शामिल हुए जब उनको लाया गया फरवरी में, कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे एकदम यहां आकर पूरा का पूरा विधायक जो पूर्व और एआईडीएमके थे वो शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस की जो लीडर थी, जो कांग्रेस की लीडर बनना चाहती थी, लीडर ऑफ अपोजिशन में धरानी, वो विजया धरानी जहां तक उनका नाम है, वो जो है शामिल हुई। वो विधायक भी हैं अभी मौजूदा समय, और उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है। ये जो नेताओं की भगदड़ है, क्या आपको लगता है कि जो एआईडीएमके का स्पेस है, चाहे वो उन फैक्शंस में से एक हिस्सा इनकी तरफ आ रहा हो, और जो बिखराव है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी इन 7 सीटों पर जो मैं बता रहा हूं, आप उनमें अगर कुछ ऐड करना चाहें या इसमें बताना चाहें, मैं बता देता हूं। रामनाथनपुरम है, शिवगंगा है, मदुरै है, थेनी है, विरुद्धनगर है, कन्याकुमारी और थूथुकुडी। ये सब सीटें हैं जिनको बीजेपी अपना ये मान के चल रही है कि हम इन पर बहुत ताकतवर हैं। आप इसमें क्या जोड़ते हैं? देखो, 3 चीज। एक, आप बोल रहे थे कि भाजपा में बहुत सारे लोग बाकी पार्टी से, पर्टिकुलरली एडीएमके से आके जोड़ रहे हैं, और विधायक जो अभी है वो भी आके जोड़ रहे हैं। इसका आप 2 कारण देखना है। एक, उनका बिलीफ है, अभी प्रधानमंत्री में बिलीफ है कि ये देश को आगे लेके जाएंगे। और दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, लोग का सोच क्या है वो पॉलिटिशियन देखते रहते हैं। तो लोग का सोच और उनका विचार और उनका विंड का किस तरफ चलता है, ये भी पॉलिटिशियन देखते हैं। वही जीतने की तरफ लोग जाना चाहते हैं, वही ये भी विधायक लोग कर रहे हैं। और ये सारे पॉलिटिशियंस जो एआईडीएमके के हैं या डीएमके के हैं, कांग्रेस के हैं, ये सारे करते हैं। सो इसीलिए जरूर उनका पहला ताकत था उनका जो पार्टी से आए थे, या उनका फैमिली का है, इनका काम का है, इनका रेपुटेशन का है, और इनका आज जो उनका टीम और कार्डर उनके साथ आता है, ये सारा ताकत भाजपा में जोड़ने के बाद और भी बढ़ेगा भाजपा का जो स्ट्रेंथ। एक, और दूसरा चीज हमको ये देखना है, परसेप्शन। देखिए, पॉलिटिक्स में ज्यादातर परसेप्शन का गेम है। सो अभी लोग देखेंगे जो जाके वोट डालने वाले हैं अप्रैल 19 को, ये सारे लोग 19 तारीख तक देखेंगे कि भाजपा में इतने सारे लोग आके क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ये सोच लोग का मन में भी रहेगा। सो ये परसेप्शन का गेम में भी बीजेपी जीत रहा है। और अब दूसरा,
ये देखिए कि खाली तमिलनाडु में नहीं, बाकी जगह पे भी, केरल ले लिए, कर्नाटका ले लो, या आंध्रा ले लो, या तेलंगाना ले लो, या जहां पे खाली भाजपा अलग से लड़ता था, या भाजपा माइनॉरिटी पार्टी होता था, या छोटा छोटा सीट्स के लिए बड़े बड़े पार्टी से बार्गेन करते रहती थी, आज भाजपा बांट के देता है, आप लोग इतने सीट में कंटेस्ट कर सकते हो। इतना डिमांडिंग पावर भाजपा पे आ गया। इसका मतलब ये है कि लोग का सोच और लोग का वोट्स उनके साथ आने लग गया। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी पॉलिटिशियन ये देखने लगे। सो इसका मतलब ये है कि एक भाजपा स्ट्रेंथन हो रहा है हर स्टेट्स में साउथ इंडिया में। और दूसरा हमें ये रामास्वामी देखना जी, है भाजपा। मैं एक सवाल और जोड़ूंगा, क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स जब नॉर्दर्न इंडिया में लोग सुनते थे, अभी तो चूंकि जब से इंटरनेट आया इतना इंटरेक्शन हो गया कि हर आदमी हर एक क्षेत्र के बारे में जानता है, बहुत अच्छे से विरुद्धनगर के बारे में आपको बता सकते हैं यहाँ के लोग, या वहां पहले ऐसा नहीं था। लेकिन हम लोग सिर्फ ये पढ़ते थे कि वहां अभिनेता नेता बनते हैं, और वहां जो है एक स्टार कल्ट है वो चलती है। मतलब एक स्टार चाहिए पार्टी को, चाहे वो जयललिता हो, एमजीआर हो, करुणानिधि रहे हो, या उनके बाद उनके बेटे, एक स्टार की जरूरत होती थी। लेकिन क्या अन्नामलाई ने उस स्टार की कमी बीजेपी को पूरी करके दी है? और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां तो मैंने 2014 में भी त्रिची में भी देखी थी, 1.5 लाख की भीड़ थी, तमाम लोग थे, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं हुए थे। यानी इसका मतलब यह था कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं भाषा की सहजता की दूरी तय नहीं कर पा रहे थे। अब क्या अन्नामलाई ने वो दूरी तय कर दी है और अन्नामलाई एक स्टार के तौर पर है, जिससे तमिल जो एक आइडिया है, मतलब वोट करने का, बाकी तो हिंदुस्तानी आइडिया ही है, लेकिन जो एक वोट करने का आइडिया है, उनको लग रहा है कि हाँ एक हीरो हमारा भी है। देखो, दो चीज में देखना है। एक बदलाव आ गया कि लोग का सोच में। पहला रहते थे कि एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता, पर उसके बाद रजनीकांत आने का कोशिश तो था एक टाइम पे, पर रजनीकांत आए नहीं। उस टाइम सोच क्या रहना चाहिए था? या कमल हासन बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, तो कमल हासन आए थे, कमल हासन का क्या हो गया? सो लोग खाली ये नहीं सोचते कि उनका करिश्मा रहना चाहिए, उनका एंटरटेन में पॉपुलैरिटी रहना चाहिए, बट लोग ये भी सोचते हैं कि आजकल काम करना कौन करेगा, और हमारे लिए कौन बात करता है, हमारे लिए कौन हासिल होता है, हमारे लिए कौन फाइनल रिजल्ट देता है। ये अन्नामलाई जी से देखा है। अन्नामलाई जरूर वो गैप थोड़ा फिल किए, बट ये गैप और एक करिश्मेटिक लीडर से आता है, खाली अन्नामलाई जी से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ का करिश्मेटिक लीडर है। अभी जो भी प्रधानमंत्री आते थे उनको और कहीं क्या बोलते हैं क्षेत्र से आ रहे हैं, ये सोच रहता था, बट आज लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी हमारा परिवार के हैं। तो इसका ये मतलब है लोग ये जानने लगे कि दिस करिश्मेटिक लीडर खाली विदेश में इंडिया का सोच लेके नहीं जाता है, बट यहाँ पे हर कोने कोने पे लेके जाते हैं। सो प्रधानमंत्री का रीच बढ़ गया। सो उसका एक बहुत बड़ा चेंज है। और आप ये वोटिंग का फैक्टर बात कर रहे थे, जरूर बाकी पार्टीज छोड़ के भाजपा का वोट कन्वर्शन और क्राउड से थोड़ा कम रहता था, बट वो फर्क आप लोकल बॉडी इलेक्शन में देखिए। 2021 में 2021 और 2022 में भाजपा जब तक लोकल बॉडी इलेक्शन में मुश्किल से लोग खड़े करते थे, इस टाइम 3 मेयर्स भाजपा से है। बहुत सारे लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑलमोस्ट 1000 का लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स भाजपा से है। और भाजपा उस लोकल बॉडी इलेक्शन अलग से खड़ा किया था, कोई इलेक्शन का अलायंस नहीं था एआईएडीएमके या और कोई छोटा छोटा पार्टीज के साथ भी नहीं था। फिर इसका ये मतलब है लोग भाजपा को जानने लगे, और क्या बोलते हैं, खाली जानने लगे नहीं, बट लाइक करने लगे और पता करने लगे कि ये पार्टी हमारे लिए काम करेगा। एक और हमारा रीजनल फैक्टर भी आपको देखना चाहिए कि कर्नाटका का डेवलपमेंट देखिए, भाजपा जब आने लग गया उसके बाद कितना फर्क पड़ा है कर्नाटका का गवर्नेंस में, कर्नाटका का प्रोग्रेस में। बेंगलुरु और चेन्नई का डेवलपमेंट का मैप देखिए आप। चेन्नई एक डेवलप्ड सिटी था और बेंगलुरु इतना डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव सिटी नहीं था, और बेंगलुरु अभी कहां गया। और तमिलनाडु का लोग का ये सोच है कि हमको भी ये प्रोग्रेस लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये द्रविडियन पार्टीज को रख के हम सोचेंगे कि हमारा प्रोग्रेस होगा। हमारा अभी कुछ बदलाव आना चाहिए। वी नीड एन ऑल्टरनेटिव। डीएमके एडीएमके को छोड़िए, अन्नामलाई हमारा नया लीडर है। ये सोच उनका मन में आ गया। और नेक्स्ट हमको नंबर्स में देखना है कन्वर्शन के लिए ना, हमारे लिए जीतने के लिए जो अगला पिछले वाला इलेक्शन में
जितना भी सीट लिया था उनसे 1 सीट ज्यादा लेना चाहिए। सो उसके लिए काम करना लोकल लीडर्स चाहिए। भाजपा का फर्क है 2021 से 2019 से ज्यादातर लोकल लीडर्स डेवलप होने लगे, खाली अन्नामलई नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए, एसजी सूर्या देखिए, विनोद पी सेल्वम देखिए, वानती श्रीनिवासन जी देखिए, नयनार नागेंद्रन जी देखिए, ये सारे लोग उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े बड़े नेता बनने लगे। एक खाली नहीं कि उनका सोशल मीडिया का चेंज है या, बट ये लोग वहां पे गांव में जाके सड़क में लोग के साथ काम करने वाला लीडर्स बन गए। सो हर गांव में एक लीडर आ गया। इसका बदलाव है कि खाली हम सेंट्रल लीडरशिप के साथ अलग से नहीं है, बट मोदी जी के और अन्नामलई जी के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट्स में भी और वार्ड और बूथ में अभी लीडर्स है। मुझे एक याद है 1996 या 98 में जब वाजपेयी और अडवाणी तमिलनाडु आए थे, उनका ये बोलना था कि भाजपा के लिए हर बूथ में 8 से 10 लोग चाहिए। उस टाइम भाजपा यहाँ का बड़ा पार्टी बनेगा। भाजपा 2019 तक बहुत मुश्किल से बूथ में एक लोग को बेचता है। आज ट्रेन करके भाजपा का हर बूथ में कम से कम 5 वॉलंटियर आया है। तो इसका ये मतलब है भाजपा आज भी बड़ा पार्टी बन गया, खाली वोट मिलने का नहीं बट काम करने के लिए भी। तो उसका बदलाव देखेंगे आप, खाली सीट जीतने में नहीं बट वोट परसेंटेज में। जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी डबल डिजिट के साथ ऊपर आ जाता है, वो लोग का मन में ऑल्टरनेटिव बन जाता है। और आप देखेंगे अगला आने वाला 10 साल में भाजपा केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना में बहुत बड़ा शक्ति बनेगा। जी, अब मैं यासिर माधवी लता जो है एक ऐसा चेहरा बन के उभर रही है, लोग जिनको देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम 80s से देखें, जब से वहां एक बार जीतना शुरू करते हैं इत्तेहाद मुसलमीन से, इनके पिता ओवैसी साहब, जो सीनियर ओवैसी साहब थे, वो जब जीतना शुरू करते हैं तो वो सीट फिर कहीं गई नहीं। यहां तक कि वहां गोशा महल के राजा सिंह की बातें बहुत जरूर लोग सुनते रहे, वो जीतते हैं विधायक के तौर पर, लेकिन कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रही। अगर आप इस बार माधवी लता को देखें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी जो सोशल सर्विस है, उनका जो इंटरेक्शन है मुस्लिम महिलाओं के साथ, वो लगभग मुस्लिम वोटर्स की 33% जो वोटर्स है मुस्लिम, उनके साथ उनका कॉन्टेक्ट है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि ओवैसी को भी ये लग रहा है कि हाँ, उसकी सीट को खतरा हो सकता है। बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वाकई माधवी लता इतनी ताकत से लड़ रही है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें माधवी लता की, तो इनका जो कनेक्ट है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, वे लोगों से मिलती रही है, महिलाओं से मिलती रही, सामाजिक कार्य करती रही है वहाँ पर वो, तो उनका कनेक्ट बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि ओवैसी को लग रहा है कि एक बड़ा चैलेंज होगा इस बार, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे जब नेता कोई आ रहा था तो वो एक पॉलिटिकल बैटल होता था, बयानबाजी हो रही थी ओवैसी के साथ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़मीन से जुड़े नेता को जो है बीजेपी ने उतारा है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी को भी लग रहा है कि चुनौती इस बार है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवैसी इस बार भी शायद सीट निकाल पाए, क्योंकि जिस तरह का वहाँ की अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, डेमोग्राफी की हम बात करें, और जो वोटिंग पैटर्न वहाँ पे है, लेकिन फाइट टफ होगी। पहले की तरह नहीं होगी कि एक फ्री वॉक मिलेगा ओवैसी को, वो नहीं होगा। फाइट इस बार टफ होगी। अगर वो थोड़ा सा मुस्लिम वोट शिफ्ट हो जाता है तो ओवैसी को खतरा हो सकता है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि आंध्रा में हम इस तरह की चीज नहीं देखते हैं जिस तरह से इन 3 राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में रामास्वामी बता रहे हैं कि ग्राउंड से लीडरशिप डेवलप होने लगी है। केरल में उन्होंने काफी अच्छे लीडर्स लिए हैं और बनाए हैं, लेकिन आंध्रा अभी उस तरफ नहीं दिखता है। तेलंगाना में भी उनको एक प्रोग्रेस दिख रही है पार्टी को, लेकिन आंध्रा में उनके पास, आंध्र प्रदेश में उनके पास कोई इस तरह की लीडरशिप अभी कोई उभरती हुई आपको दिखती है? हालांकि पवन कल्याण की पार्टी और तेलुगु देशम के साथ उनका ये पैक्ट जरूर है, लेकिन एक ऐसा लीडर, जबकि पहली बीजेपी को सीट देने वाला 1984 में जो 2 सीट थी, उनमें से एक आंध्र प्रदेश के पास थी, जो अब खम्मम में, जो अब तेलंगाना में है। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी इस बार किसी चुनौती के तौर पर है, या अब इस बार वो अपने आप को केरल वाली स्टेज में, यानी वोट परसेंटेज बढ़ाने वाली स्टेज में है?
देखिए, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, जब दोनों एक साथ थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तब हमने देखा है किस तरह से बीजेपी आगे थी वहाँ पे। लेकिन जब फिर दो राज्य बने तो जो नेता ज़्यादातर थे वो तेलंगाना की तरफ पहुँच गए। आंध्र प्रदेश में हमने देखा वाईएसआर ने जिस तरह से शुरुआत की अपने नए राजनीतिक कैरियर की, मैं कहूँगा वहाँ पे, और उसने जो है पूरा दबदबा बना के रखा और किसी और पार्टी या नेता को उभरने नहीं दिया। और उस समय जो था बीजेपी का ज़्यादा जो टारगेट था तेलंगाना पर था और कर्नाटक पे था। आंध्र प्रदेश पे उन्होंने भी ध्यान उस टाइम नहीं दिया। यही वजह है कि कोई बड़ा नेता वो बना नहीं पाए पिछले 8-10 सालों में आंध्र प्रदेश की, क्योंकि उनका फोकस जो था कर्नाटक रहा, फिर तेलंगाना रहा। क्योंकि आंध्रा में अगर हम देखें वाईएसआर की जो राजनीति है वो जो देख रहे हैं पैसा और फोर्स दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा पिछले ही दिनों किस तरह से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा था, हालांकि वो बेल पे बाहर रहे। और लगातार जो हम देख रहे हैं वहाँ पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, तो उस वजह से बीजेपी को लग रहा था कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, फिलहाल उन्हें और टाइम चाहिए। लेकिन अगर टाइम लेना है तो साथ ही साथ जगन रेड्डी को भी नीचे लाना है। यही वजह है कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ कोalition किया, गठबंधन किया, पवन कल्याण को साथ में लाया। तो कहीं ना कहीं उनका यही स्ट्रैटेजी होगा कि चंद्रबाबू नायडू को आगे बढ़ाया जाए और फिर जो है जगन मोहन रेड्डी को नीचे किया जाए। और जैसे ही चंद्रबाबू नायडू आगे जाते हैं तो बीजेपी को एक रास्ता मिलता है फिर से आगे बढ़ने का, और उसके जो वहाँ के स्थानीय नेता है उनको आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं रणनीति इस बार वही है कि जगन मोहन रेड्डी को नीचे लाया जाए और चंद्रबाबू नायडू के साथ आगे बढ़ा जाए, और ताकि एक रास्ता मिले स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ने के लिए। जी, आज अब लोग प्रधानमंत्री मोदी के पास सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अपने दुश्मनों के, जो राजनीतिक दुश्मन, उनकी जो है ताकत का इस्तेमाल अपने हक में कर लेते हैं। वैसे तो कहते हैं बाली में ये जो हिंदुस्तानी हम लोग धार्मिक साहित्य में हैं तो उसमें यह बाली सामने वाले की आधी ताकत ले लेता था जब युद्ध होता था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सवाल उछालता है और मुझे लगता है आज के बाद शायद डरने लगेंगे राजनेता कि उनको कुछ भी कहेंगे आधा अधूरा वो उसका पूरा बना के वापस कर देंगे। ये बाइट सुनिए जो उन्होंने शक्ति पे की है। राहुल गांधी सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये ताकत उनको क्यों दी। आप सुनिए प्रधानमंत्री ने आज किस तरह से राहुल गांधी का शक्ति पर किया गया बयान, जो कुछ और उनकी पार्टी का आ गया है कि साहब वो नहीं था, आसुरी और दिव्य शक्ति की लड़ाई बात की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो हथियार पकड़ चुके हैं, उन शब्दों से अपना ब्रह्मास्त्र तैयार कर चुके हैं। जरा सुन लीजिए आप तीनों भी कि क्या बोले हैं और उसके बाद आप सोचिए कि क्या राजनीति है। जी, और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो
चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभय जी, अगर मैं, चूंकि आप बाद में जुड़े थे, आप साउथ की इस पॉलिटिक्स को अगर सम अप करना चाहते हैं तो किस तरह देखते हैं? इस बार के अभियान में 400 पार में जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जो दक्षिणी राज्य हैं, वो मोदी को कितनी ताकत देंगे? क्या वाकई वहाँ जो इनकी एक नई आर्मी तैयार हुई है, जिसको मोदी आर्मी कहा जाए, जिसमें अन्नामलाई लीड करते हैं, जिसमें अनिल एंटनी शामिल होते हैं, जिसमें माधवी लता आती है, जिसमें के करुणाकरण की बेटी, मतलब नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और वो खड़ा कर रहे हैं पार्टी को एक नए नजरिए से। आपको क्या लगता है, आप अगर इसको सम अप करना चाहें पूरी साउथ की पॉलिटिक्स को? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अच्छा करने जा रही है और अपने परफॉर्मेंस को सुधारने जा रही है। अब अन्य पार्टी की अपेक्षा कितना परफॉर्मेंस होगा, यह थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन बीजेपी का पिछले 2-3 इलेक्शन 2014 में और 2019 में हुआ है, उसकी अपेक्षा कर्नाटक को छोड़ भी दे, कर्नाटक तो बीजेपी का अपना फोर्टे है ही है, वहां पर अच्छा करती है, कुछ सीट बढ़ती है घटती है, लेकिन अन्य राज्यों में की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है अपने पूर्व के प्रदर्शन की अपेक्षा। और यहां से अगर बीजेपी अच्छा करेगी तो इसका एक अच्छा बेस बन के आएगा और आने वाले समय में यहां पर से अच्छा करना शुरू करेगी और यह बीजेपी का एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अगर इसमें कोई डाटा ऐड करना चाहें, जिसको, क्योंकि आप बाद में जुड़े थे इसीलिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी मुसीबत में आती है तो साउथ ने सहारा दिया है और गांधी परिवार भी जब मुसीबत में आता है तो साउथ ने सहारा दिया है। इंदिरा गांधी जब 1977 का इलेक्शन हारी थी तो चिकमगलूर गई थी, फिर मेडक से चुनाव लड़ा उन्होंने, सोनिया गांधी रायबरेली गई, राहुल गांधी वायनाड गए। तो गांधी परिवार जब भी मुसीबत में, राजनीतिक तौर पर गांधी परिवार मुसीबत में साउथ का सहारा लिया है और कांग्रेस पार्टी भी जब मुसीबत में आई है तो साउथ का सहारा मिला है। 1977 में अगर साउथ का सपोर्ट नहीं मिला रहता तो कांग्रेस पार्टी शायद उठ नहीं पाती। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे वक्त दे दीजिए, केरल में 1977 में 20 में 11 सीट जीता था, 1977 में आंध्र प्रदेश में 42 में 41 सीट जीता था, 1977 में कर्नाटक में 28 में 26 सीट जीता था और तमिलनाडु में 77 में 16 सीट लड़के 14 सीट जीता था। तो कांग्रेस पार्टी अगर 77 में कांग्रेस पार्टी को साउथ के राज्यों का सपोर्ट नहीं मिलता तो कांग्रेस पार्टी उसी वक्त धराशायी हो जाती, इंदिरा गांधी भी शायद उठा नहीं पाती। और 1989 में जब राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मुद्दा आया था, उस समय भी अगर साउथ का सपोर्ट नहीं मिला रहता तो शायद उस समय भी कांग्रेस पार्टी गिर जाती। मैं 19 का भी मैं बताना चाहूंगा कि केरल में 20 में 14 सीट जीता था, आंध्र प्रदेश में 42 में 42 में 39 सीट जीता था, कर्नाटक में 28 में 27 सीट जीता था और तमिलनाडु में 28 सीट पर लड़के 27 सीट जीता था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधी परिवार के लिए साउथ बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और पिछले 2 चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी 52 और 44 पर सिमट रही है, इस सबसे बड़ा कारण है कि अब उनको साउथ का बेस टूट चुका है। अब साउथ उनको पहले वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए गांधी परिवार भी मुसीबत में और कांग्रेस पार्टी भी मुसीबत में।